नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद, संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री समेत अन्य कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। वहीं भारत सरकार ने 26 जनवरी की पूर्व संध्या को आजाद और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर शास्त्री के कार्य को देखते हुए पद्मश्री देने का ये ऐलान किया था। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे दरबार हॉल में गणमान्य लोगों की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जो रणबीर कैंपस जम्मू में 2006-2011 तक प्राचार्य रहे। साथ ही साथ साल 2011 के बाद वो मनोनीत चांसलर भी रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि वो संस्कृत पर 8 ग्रंथ लिख चुके हैं और इस वक्त वो प्रकाशन के अधीन भी हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित होने विश्वमूर्ति शास्त्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल चरण पादुका कटका के निदेशक भी रह चुके हैं और इसके अलावा शास्त्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य भी हैं और इनके प्रवचन नवरात्रि के दौरान वैष्णो देवी दरबार से प्रसारित किए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज दोपहर 12 बजे के करीब दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने भी इस वर्चुअल बैठक की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की बात कही है। इस बैठक में दोनों प्रधानमंत्री यूक्रेन के मौजूदा हालात और आपसी व्यापार संबंधों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मॉरिसन ने बयान जारी करते हुए कहा था कि शिखर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ नए आर्थिक अवसर तलाशने पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन के मौजूदा हालात और इसके हिंद प्रशांत क्षेत्र और म्यांमार पर पड़ने वाले प्रभाव समेत क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे तक बैठक चली है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की 24 मार्च को बैठक होगी। इस बैठक में औपचारिक रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका नेता चुना जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को होगा और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने नई करवट ले ली है। 37 वर्ष पुराना मिथक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। लगातार 2 चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को ही दोबारा मौका दे रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। वहीं सूबे की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे से भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं अयोध्या, काशी व मथुरा के संतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के वो सभी लाभार्थी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, जिनके जीवन स्तर में पिछली सरकार में आमूलचूल बदलाव भी किया गया था।
वहीं बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिन से बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज प्रबल होने की संभावना है और चक्रवाती तूफान असली के आने की भी पूरी संभावना है। जानमाल की हानि को देखते हुए सेना तक को अलर्ट पर रखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया। वहीं निचले इलाकों से अंडमान प्रशासन ने स्थानीय लोगों को खाली कराना भी शुरू कर दिया है। अंडमान में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सेना के जवानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उधर मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम भागों में अगले 2 दिनों तक तापमान में कमी का पूर्वानुमान लगाया है। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण बंगाल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंच चुका है। वहीं ये अंडमान निकोबार से होते हुए म्यांमार और बांग्लादेश की ओर मुड़ जाएगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पहले तेज हवाओं के साथ आंधी आएगी और ये प्रबल होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे 26 दिनों के बाद भी दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस जंग का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। हाल ही में कोरोना महामारी के बाद ऊपर रही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यह जंग ठीक नहीं है। वहीं लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव शिफरिस ने इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है। आर्थिक विकास संगठन ने गुरुवार को कहा कि इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहले साल में वैश्विक आर्थिक विकास में 1% से ज्यादा की कटौती कर सकता है। वहीं OECD के अनुसार यह जंग आने वाले साल में रूस में गहरी मंदी का कारण भी बन सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले साल में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता कीमतों में लगभग 2.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं यूक्रेन युद्ध का आज 26वां दिन है। पिछले महीने 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। वहीं यूक्रेन के कई शहरों में लगातार लड़ाई जारी है। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियुपोल को चारों तरफ से घेर रखा है और वहां लगातार लड़ाई भी जारी है। पूरी रात राजधानी कीव पर रूसी मिसाइलों ने जमकर बमबारी की। हालांकि यूक्रेन राजधानी कीव सहित मारियुपोल में भी समर्पण को तैयार नहीं है। यूक्रेन के डोनेत्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। रूस एक के बाद एक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करता जा रहा है। वहीं रूस के चेचन लड़ाके यूक्रेनी सेना पर काफी तेज हमले कर रहे हैं। यूक्रेन का मारियुपोल गोलियों की ताबड़तोड़ से लगातार गूंज रहा है। वही बताना चाहेंगे कि आग की लपटों से पूरा शहर धुआं हो रखा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर खार्किव की हैं, जहां पर रूसी सेना भीषण गोलाबारी कर रही है। वहीं बम धमाकों से पूरा शहर कांप रहा है। यूक्रेन की एक न्यूज एजेंसी ने यह बताया है कि कीव इंडिपेंडेंट ने यह दावा किया है कि डोनेत्स्क सैन्य नागरिक प्रशासन के प्रमुख पावलो किरिलेंको ने यह कहा है कि हजारों मारियुपोल निवासी जो रूसी हमलों से बचने में कामयाब रहे, कब्जा वाले मानहुशी और मेलेकिन में भूख से मर रहे हैं। रूसी सेनाओं ने उनको भोजन, पानी और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी पारे के बीच इमरान खान की हालत पतली है। देश में भयंकर महंगाई के चलते आम आदमी की भी हालत खराब दिख रही है। पाकिस्तानी जनता का ये कहना है कि इमरान के वादे तो बहुत किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने की भी कोशिश नहीं की। इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने जनता को इमरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। पेट्रोल, चीनी, दूध समेत कई चीजों के बढ़ते दामों से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई 70 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने वाला है, तो वहीं चीनी भी 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं जनता ने मीडिया से अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि इमरान की सरकार तो बस अमीरों के लिए है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन केवल 2 घंटे ही सोते हैं और वह एक प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ही ना पड़े और देश के लिए 24 घंटे काम करते रहें। पाटिल ने हाल ही में कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव से पहले कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी केवल 2 घंटे ही सोते हैं और हर दिन 22 घंटे काम करते हैं।
वह अब प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ही ना पड़े। वहीं पार्टी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री देश के लिए हर मिनट काम करते हैं। बीजेपी प्रमुख ने कहा कि मोदी नींद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 24 घंटे जाग कर देश के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा कि वह एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत कुशलता से काम करते हैं और देश में किसी भी पार्टी में होने वाली घटनाओं से अवगत रहते हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को एक तरफ लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में इसे बैन करने की मांग भी की जा रही है। इस फिल्म को अब तक 8 राज्यों में टैक्स फ्री किया जा चुका है और इसी क्रम में अब चंडीगढ़ में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। आदेश रविवार को जारी किया गया था। यूटी प्रशासक की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार आज यानी कि सोमवार से चंडीगढ़ के लोग फिल्म को टैक्स फ्री देख पाएंगे। दरअसल चंडीगढ़ में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन के आदेश के बाद यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने इस फिल्म पर लगने वाले यूटी जीएसटी को माफ कर दिया है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स में लोगों को से यूटी जीएसटी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये निर्देश 4 माह तक प्रभावी रहेंगे। वहीं विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी ये फिल्म इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। कई जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो कई राज्यों में टैक्स फ्री करने की मांग। कई नेताओं का यह मानना है कि यह फिल्म सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है और इसीलिए इस पर बैन लगा देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए इसे देखने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म 100 करोड़ का कारोबार पूरा कर चुकी है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज।